नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्ता की जंग में। सत्ता की जंग में आज चर्चा सत्ता की जंग के पीछे खड़े कॉरपोरेट के उस खिलाड़ी की, जिस खिलाड़ी की वजह से पूरे हिंदुस्तान की सियासत कहीं ना कहीं दो धारा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जांच एजेंसियां, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, तमाम तरह की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सियासत बढ़ती हुई दिख रही है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये मैसेज देती हुई प्रतीत हो रही है कि अपने कॉरपोरेट रिश्तों की खातिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाए, उन्हें दूसरे मामले में फंसा दिया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाए, प्रधानमंत्री के सामने मोदी अडानी भाई भाई का नारा लगाया, उन्हें किसी दूसरे मामले में फंसा दिया गया। डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाए, उन्हें भी राज्यसभा से सस्पेंशन झेलना पड़ा। तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे राष्ट्रीय राजनीति में जमे हुए लोग यदि सियासत को अपने ढंग से सत्ता और कॉरपोरेट के बीच यदि कुछ दाल में काला या पूरी दाल ही काली दिखाई देने की नौबत आती है, उस पर आरोप लगाते हैं, तो एक खास कॉरपोरेट के साथ रिश्तों पर चर्चा होते ही मौजूदा सत्ता पक्ष के लोग तिल मिलाते हुए नजर आते हैं। अब यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ठीक इसी मामले में भारत की जांच एजेंसियां जब नए सिरे से सक्रिय हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांग रही हैं, डीआरआई परमिशन मांग रहा है, डीआरआई यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जब उसके फिर से सक्रिय होने की खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अडानी समूह की परेशानी बढ़ने के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। अब ये परेशानी सवाल है कि किस रूप में बढ़ रही है। सभी जान रहे हैं कि एक तरफ सेबी जांच कर रही है, स्टॉक मार्केट में जो घालमेल की खबरें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आई, उसके ऊपर सेबी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले को मॉनिटर भी कर रहा है। और इन सब के बीच अब जांच एजेंसियां, जो भारत की जांच एजेंसियां हैं, जिसमें डीआरआई का भी नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन मांगने की तैयारी में है कि सिंगापुर जाकर उन्हें जांच करने की अनुमति दी जाए, तमाम फॉरेन रूट्स हैं उसकी जांच करने की अनुमति दी जाए। और अभी तक का जो सिस्टम है, अभी तक की आज के तारीख तक की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था यही है कि सिंगापुर जाकर जांच करने की अनुमति फिलहाल इन जांच एजेंसियों के पास नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट यदि अनुमति दे भी देता है कि जाकर जांच कर सकते हैं, तो क्या इन जांच एजेंसियों के लिए इतना आसान है सिंगापुर जाकर जांच को शुरू करना? सबसे पहले वहां जाकर वहां के सिस्टम से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी, और वहां के सिस्टम से अनुमति लेने के बाद यह तय होगा कि वहां की सरकार या वहां का सिस्टम इस जांच में कोऑपरेट कितना कर रहा है। और इन सब के बाद अडानी समूह की स्थिति क्या है भारत सरकार में, और क्या विदेशों में भी, छोटे देशों में भी, टैक्स हेवन कंट्रीज में भी, क्या अडानी समूह सत्ता को उसी तरह इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है जिस तरह से कथित तौर पर वो भारत में कर रही है? ये सारे सवाल उस दौर में महत्वपूर्ण हो गए हैं जिस दौर में सत्ता और कॉरपोरेट के बीच, सत्ता और अडानी के रिश्तों के बीच, कॉरपोरेट और सत्ता के रिश्तों को अब नए सिरे से परिभाषित करने की कवायद हो रही है। पहले भी कॉरपोरेट और सत्ता का रिश्ता हुआ करता था। सुब्रत राय सहारा की चकाचौंध, राजनेताओं की, उनकी पार्टियों में मौजूदगी, फिल्म स्टारों की मौजूदगी पूरे देश ने देखा था। लखनऊ से मुंबई तक जो सहारा की पार्टियां होती थी, पूरे देश ने देखा था। लेकिन अब दौर पार्टियों का नहीं, बल्कि अब दौर कहा जा रहा है कि सीधे सीधे सत्ता की लगाम ही कॉरपोरेट को सौंप देने की हद तक यदि चली जाए, तो उसके बाद जांच एजेंसियों की भूमिका, वो जांच एजेंसियां जो कहीं ना कहीं उसी सत्ता के अधीन काम करती हैं, तो उस सत्ता के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियां यदि जांच को अपने हाथ में लेने की फिर से कवायद कर रही है, तो दो तरह के सवाल यहां से उठते हैं। पहला कि कहीं ये लीपापोती के लिए सत्ता के कथित दबाव में किया जाने वाला प्रयास तो नहीं है कि मामला टेक ओवर करो और टेक ओवर करने के बाद लीपापोती कर दो, क्योंकि यदि लीपापोती एक बार हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे चल के उसी जांच से उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यदि केंद्र में सत्ता बदलती भी है, तब कहा जाएगा कि इस पे तो यही एजेंसी जांच कर चुकी है, तो कहीं ये कवायद तो नहीं है। तमाम मामले आपने देखे होंगे कि सीबीआई टेक ओवर करती है, और जब सीबीआई को दिया जाता है या सीबीआई टेक ओवर करती है, तो उस पर वो कुंडली मारकर बैठ जाती है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसके पक्ष में वो पिंजड़ाबंद तोते की तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजड़ाबंद तोते का नाम दे दिया था। यही इसके उलट एक दूसरी थ्योरी है
कि क्या सत्ता अपनी गर्दन बचाने के लिए अडानी समूह से खुद को डिसएसोसिएट करने की स्थिति में तो नहीं है, अपने संबंध विच्छेद करने की स्थिति में तो नहीं है, और लिहाजा निष्पक्ष जांच कराकर कहीं ना कहीं फंदा अडानी के गले में डालने की कोशिश तो नहीं हो रही है। और इन दोनों सवालों के बीच यदि DRI, यदि ED, यदि CBI, यदि इनकम टैक्स, यदि सेबी या जो भी जांच एजेंसियां इस मामले में डिप्यूट की जाती है, उन जांच एजेंसियों के जांच करने के पीछे का मकसद अडानी समूह को निर्दोष साबित करना या अडानी समूह को दोषी बताना, आखिर क्या है, ये इन जांच एजेंसियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। लेकिन लोगों में कौतूहल का विषय ये जरूर है कि आखिर भारत सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसियां, चाहे वो DRI हो या दूसरी एजेंसियां हो, वो अचानक से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में क्यों है? वो अचानक से इस कोशिश में क्यों आ गई है कि जांच हम करेंगे, हमें विदेश जाकर भी जांच करने की अनुमति दी जाए, हम जहां जहां जा करके जांच कर सकते हैं, जहां जहां इसके तार जुड़े हुए हैं हम वहां तक भी पहुंच जाए? ये नौबत क्यों आ रही है? कई सारे मामले आए, और दरअसल इन मामलों को यदि तह तक हम जाकर देखें तो सबसे संगीन आरोप जो राहुल गांधी ने लगाए वो आरोप ये थे कि इंडोनेशिया से कोयले की खरीद, बाहर से कोयले की खरीद, और उस कोयले की खरीद जितने पर हुई उस कोयले की खरीद को भारत में बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और ज़्यादा पैसा बिजली कंपनियों से वसूल करना, पावर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनियों से ज़्यादा पैसा वसूल कर कोयले को बेचना, और कोयले की ओवर प्राइसिंग से राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 32,000 करोड़ रुपए तक अडानी ग्रुप ने कमाए हैं। ये राहुल गांधी का आरोप है। तो ओवर प्राइसिंग का जो आरोप है, इस ओवर प्राइसिंग के आरोप पर स्वाभाविक है कि जब कोयले की खरीद बाहर से हुई, कोयला जिस रूट से आया उन तमाम रूट्स तक जाने के लिए जांच एजेंसियों को बाहर जाने की जरूरत है। लेकिन यही सवाल वो खड़ा होता है कि जांच एजेंसियां जब नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन है, उन नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन जो कभी अडानी के प्लेन से चुनाव प्रचार तक किया करते थे, भला वो जांच एजेंसियां क्यों अडानी के मामले को फिर से देखने के लिए तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये डर लग रहा है कि सत्ता फिसलने के बाद कहीं वो दौर ना आ जाए जिसमें जांच फिर से हो और उसमें अडानी समूह को फंसना पड़ जाए? मान लीजिए यदि 2024 में सत्ता फिसलती है, सत्ता में राहुल गांधी जैसे लोग आ जाते हैं या उनकी मर्जी की सरकार बन जाती है, और फिर जो आज राहुल गांधी का रुख है उस रुख के अनुरूप जांच होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। तो उसके पहले ही लीपापोती कर क्लोजर रिपोर्ट लगाने की तैयारी तो नहीं है। ये सवाल लोगों के मन में उठना स्वाभाविक है। एक छोटा किस्सा बताता हूं आपको। 1994 या 95 का साल था। 94-95 के दौर में, उस दौर में जो चिटफंड की बातें होती थी, मनमोहन सिंह जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिटफंड पर लगाम कसने की एक पूरी मुकम्मल तैयारी की, काफ़ी हद तक लगाम भी कस दी। और उस दौर में चिटफंड के सबसे बड़े कारोबारी भारत के सहारा ग्रुप के लोग हुआ करते थे। सुब्रत राय सहारा उनके खिलाफ भी थे, उनके बयान भी आए, और उनका अखबार राष्ट्रीय सहारा, उसमें तो एक कॉलम भी शुरू हुआ था और उस कॉलम का नाम था भारत गुलामी की ओर, यानी सीधे सीधे मनमोहन सिंह पर निशाना था। लेकिन शायद सुब्रत राय ने सोचा नहीं होगा कि 8-10 साल बीतते बीतते ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सत्ता येन केन प्रकारेण मनमोहन सिंह तक आ गई। 94-95 के वित्त मंत्री 2004-05 आते आते प्रधानमंत्री हो गए, और प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह बने तो उनके दौर में सेबी और इनकम टैक्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स ने जिस तरह से सहारा के दस्तावेज खंगालने शुरू किए, सहारा को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, लंबा वक्त उन्हें जेल में काटना पड़ा, सहारा डायरी सामने आ गई, और जो छिछालेदर हुई उसमें तमाम तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का पैसा आज भी फंसा हुआ है। लेकिन सहारा कभी उबर नहीं पाए। पूरा गोरख धंधा जिसे कहा जाता है, वो गोरख धंधा जनता के सामने आ गया, देश के सामने आ गया, न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। तो इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता बदलने का एहसास सत्ता में बैठे हुए लोगों को हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाम हाथ से फिसल सकती है, और लगाम हाथ से फिसलेगी और उसके बाद जो नए सिरे से जांच होगी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि अडानी समूह को फंसना पड़ जाए। इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जांच यदि DRI शुरू करती है, जांच सरकारी एजेंसियां फिर से करना चाहती हैं, वो बाहर जाके अनुमति मांग रही है कि वो बाहर जाके भी जांच कर सके,
तो इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा कि बिना सत्ता में बैठे हुए लोगों की मजबूरी के कोई भी पिंजड़ाबंद तोता ये हिमाकत करेगा, वो भी अडानी के खिलाफ। कई सारे लोग पॉलिटिकल क्वार्टर में, पत्रकारिता में और तमाम दूसरी फील्ड में आर्थिक जगत की जानकारी रखने वाले, जांच के तौर तरीकों के पर पकड़ रखने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों का यह मानना है कि ये भी एक हो सकती है कोशिश कि क्लोजर रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके जांच करा के लीपापोती करके क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाए ताकि आने वाली सरकारों का रास्ता बंद किया जा सके। लेकिन इसके उलट जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी को जेल में डालने की तैयारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहती है और जनता के बीच जाके ये कहना चाहती है कि देखो जिन्हें हमारा करीबी बताया जाता था हमने उन्हें ही जेल में डाल दिया, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी को बख्शते नहीं हैं। तो ये सारी कवायद भी कई लोग मान रहे हैं कि डीआरआई की इस गतिविधियों को देखकर, सत्ता के पिंजड़ाबंद तोतों की गतिविधियों को देखकर ये एक कवायद भी हो सकती है कि जनमत में जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी या तो बीजेपी के साथ जाता है या जेल में जाता है। जिसे भी ईडी का नोटिस मिलेगा उसके सामने दो ही विकल्प होते हैं कि या तो वो जेल में जाए या भारतीय जनता पार्टी का में जाना या बीजेपी का गठबंधन सहयोगी बनना स्वीकार कर ले। हेमंता बिश्व शर्मा को भी नोटिस मिला, वो भाजपा ही हो गए। शुभेंदु अधिकारी को नोटिस मिला, वो भाजपा ही हो गए। अजीत पवार को नोटिस मिला, उनके साथ हसन मुशर्रफ और दूसरे लोगों को, छगन भुजबल को नोटिस मिला, वो भी भाजपा के गठबंधन सहयोगी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश तो नहीं है कि कुछ दिनों के लिए अडानी को भी मना लिया गया हो कि लाल घर यानी जेल का दर्शन उन्हें कराया जाएगा और जनता के बीच ढिढोरा पीटा जाएगा कि हमने तो अडानी को भी जेल में डाल दिया। अब विपक्ष किस मुंह से आरोप लगाएगा और फिर चुनाव के बाद लीपापोती कर दी जाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा दौर में खड़े हो रहे हैं और ये सवाल तब नहीं खड़े होते जब सुप्रीम कोर्ट किसी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश देता या किसी सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच कराने की बात करता, तब ये सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन जब एजेंसी ही सरकार की है और वो इस मामले में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो आगे बढ़ने का मतलब क्या निष्पक्ष जांच करना है या लीपापोती करना है? ये दोनों ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द आने वाले समय में सियासत भी होनी है, आने वाले समय में जांच एजेंसियों की गतिविधियां भी तय होनी है और आने वाले समय में इन सरकारी जांच एजेंसियों का इकबाल भी तय होना है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या होगा ना होगा वो इस देश की जनता बखूबी जानती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारत की सियासत में सुब्रत राय को छोड़ करके कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को यदि देखें तो रामलिंगा राजू और सुब्रत राय जैसे अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रामलिंगा राजू को भी मनमोहन सिंह के दौर में झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा? निश्चित तौर पर रामलिंगा राजू के खातों में गड़बड़ियाँ थी, उनकी ऑडिटिंग में गड़बड़ियाँ थी, अडानी की ऑडिटिंग में भी गड़बड़ियों की बात आ रही है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि रामलिंगा राजू चंद्रबाबू नायडू के करीबी थे और कांग्रेस पार्टी के करीबी नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी ने निशाने पर लिया। अडानी समूह के बारे में भी कहा जा रहा है कि अडानी समूह भारतीय जनता पार्टी की कथित तौर पर करीबी है। प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी आती है, कई विदेश दौरों में भी वो दिखते हैं, लिहाजा इस तरह की खबरें आना स्वाभाविक है। तो इस दौर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये तो नहीं लग रहा कि यदि केंद्र की सत्ता फिसली तो अडानी के ऊपर बहुत सख्त जांच होगी, रामलिंगा राजू और सुब्रत राय वाली हालत होगी। इन सारे सवालों का जवाब आने वाले कुछ महीनों में इन जांच एजेंसियों की गतिविधियों से पता चलेगा। फिलहाल तो देखते जाइए कि सत्ता ताकतवर है या सत्ता के सहारे अडानी ताकतवर है, या सत्ता के अधीन काम करने वाली ये जांच एजेंसियां इतनी ताकतवर है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सत्ता के भी सुनने को तैयार नहीं है। मनोज झा की कविता की चर्चा होती है कि कुआं ठाकुर का और पानी किसका और अनाज किसका, ये काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी बवाल होता है। लेकिन सवाल यदि इस कविता को थोड़ा सा इसके शब्दों को इधर उधर करके बोले, जो मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को सीधे सीधे पढ़ा था, उसको थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करते हुए बोले कि जांच एजेंसियां सरकार की, सरकार अडानी की, अडानी के शुभचिंतकों की, और पैसा और कोयला और कोयले का पैसा पता नहीं आम जनता का या किसका।
राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी जांच क्या डीआरआई यदि निष्पक्षता के साथ करने में सक्षम है तो अंजाम क्या होगा ये देश भली भांति जानता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और यदि आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।